अस्सलाम वालेकुम। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग आज पार्लियामेंट में हुई, जिसमें तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने सवाए पीटीआई और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। तमाम चीफ मिनिस्टर्स तमाम सूबों के वहाँ पे मौजूद थे और इसके अलावा तमाम गवर्नर्स भी मौजूद थे और तमाम सूबों के आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज भी वहाँ पे मौजूद थे और बहुत सारे मिलिट्री के जितने भी टॉप कमांड थी रेलेवेंट, वो वहाँ पे मौजूद थी। पार्लियामेंट के अंदर ये सेशन हुआ जो 11:30 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 5:30 बजे के करीब ये ख़त्म हुआ है। तो इन 6 घंटों में अंदर क्या होता रहा उसका एक इजहार तो आपने एक ऑफिशियल एलामिया के ज़रिए देख ही लिया होगा और उसमें हो सकता है आपके ज़हन में ये सवालात आए जो सबके ज़हनों में आ भी रहे हैं कि इसमें तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। इस एलामिया में कोई ऐलान नहीं किया गया कि ये किया जाएगा और ये नहीं किया जाएगा, तो जाहिर है वो सबके ज़हनों में सवालात हैं। लेकिन उस एलामिया के अलावा भी उस एलामिया का एक मकसद है जो अभी ऑफिशियली जारी हुआ है और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी पढ़ा है पार्लियामेंट में। उसके अलावा भी उसका एक मकसद है, उसका एक मैसेज है जो पाकिस्तानी कौम को और दहशतगर्दों को और पूरी दुनिया को दिया गया है, और वो ये है कि हम इस इशू पर इकट्ठे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस एलामिया में नहीं कही गई, उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे अपने इस व्लॉग में, और वो क्या हैं और उसमें अहमियत क्या है उनकी। क्योंकि जो सवालात हैं लोगों के ज़हनों में इस ऑफिशियल एलामिया के बाद वो बहुत रेलेवेंट सवालात हैं और वो बहुत रेलेवेंट इश्यूज़ हैं। क्योंकि जो पहला रिएक्शन आया लोगों का वो यही है कि ऐसे एलामिया तो पहले भी बहुत दफ़ा आए हैं, पहले भी ऐसे बहुत सारे इजलास हो चुके हैं, पहले भी ऐसे बहुत सारी कमेटियों की बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें भी यही कहा जाता है और यही रिजॉल्व शो किया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है अल्टीमेटली। और हम कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। बड़ी वैलिड बात है। और मैं आज 2 इफ्तारियों पे गया था और वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उसके बाद भी मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है। तो जो उस मीटिंग में हुआ और उस मीटिंग से पहले जो कुछ हुआ और उस एलामी में नहीं था, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो ये बात है कि अली मीन गंडापुर जो पीटीआई के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में जब बहुत सारे सियासी लीडर इस इजलास में, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, वो भी अपोजिशन में हैं, वो कह रहे थे कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई होनी चाहिए बगैर किसी कन्फ्यूजन के। और ज़ाहिर हुकूमत तो यही कह रही है और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी यही कह रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा, शहबाज शरीफ ने भी यही कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा, वो वज़ीर दिफा हैं। लेकिन अली मीन गंडापुर ने इस मीटिंग में भी ये कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो और उनकी पार्टी। तो ये एक अहम उसमें बात है और इसमें उसकी वजह क्या है? वजह उसकी 2-3 हैं। एक तो सियासी वजह है कि खान साहब के कमिटमेंट के बगैर उनकी पार्टी या उनका वज़ीर आला कुछ नहीं कर सकता। तो वो ज़ाहिर है खान साहब ये नहीं चाहते, खान साहब की पॉलिसी और है, वो तालिबान के साथ, वो दहशतगर्दों के साथ बातचीत करके उनको बसाना चाहते हैं। पहले भी उनकी ये पॉलिसी थी, आज भी इन हालात में भी उनकी पॉलिसी यही है। तो अली बिन गंडापुर साहब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। दूसरी बात यह है जो अहम बात है और जो खबर भी है वो ये है कि ये फैसला हो चुका है कि ऑपरेशन होगा और इसको अब रुकना नहीं है। इसलिए गंडापुर साहब को भी पता था कि मैं अगर मैं इसके हक में वोट दूं या इसके मुखालिफ, उसके फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं है, तो चले मैं कम अज़ कम अपनी पार्टी की, अपने लीडर की लाइन तो लूं ताकि उनके सामने सुरखरू हो सकूं। तो ये एक वजह है, क्योंकि ऑपरेशन होने का फैसला हो चुका है। इस मीटिंग का एलामिया का मकसद ऑपरेशन की अप्रूवल लेना नहीं था। इसका मकसद सिर्फ यही था जो मैं आपको बता चुका हूं कि पूरी दुनिया को मैसेज देना है, दहशतगर्दों को मैसेज देना है कि इस पे हम यकसू हैं और एक हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये ऑपरेशन जो है, जो कार्रवाई है दहशतगर्दों के खिलाफ, ये और ज्यादा शिद्दत से जारी होगी और ये विद इन डेज, मतलब ये जो ये हफ्ता जो चल रहा है, ये वीक जो चल रहा है, इसके इख्तिताम से पहले ही ऐसी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा बीएलए के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ। और तीसरा इसमें महाज जो है दो, एक टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जो कुछ कर रही है वो, और तीसरा जो है जाहिर इनका आपस में इत्तेहाद भी हो चुका है।
और तीसरा महाज जो है वो भी इनके साथ अलाइंड है, वो है डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का। उस पर जो कुछ हो रहा है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, आज भी जो प्रोपेगेंडा पीटीआई के लोग कर रहे हैं और उसमें फौज को टारगेट किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान ज़ाहिर टारगेट हो रहा है, फौज के सियासी किरदार पे सबको इतराज़ात पिछले 70-80 साल से हैं। लेकिन जब जंग हो रही हो, उस जंग के दौरान एन उस वक्त अपना जाती एजेंडा, मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहीं भी ये एडवाइजेबल नहीं है, किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में या किसी सोशल स्ट्रैटेजी में या किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में। जब ये खतरा एक ऐसा है जो बलूचिस्तान का खास तौर पे, कि उसको पाकिस्तान से अलग करने की एक बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिश का, या जंग का, कोशिश तो हम ऐसे ही तकल्लुफ़न कह रहे हैं, जंग का आगाज हो चुका है। उस जंग में ये पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से खुदा न खास्ता अलग कर दिया जाए, और इसमें इंडिया और अफगानिस्तान के वो तालिबान जिसको हम पिछले 45 साल से अपनी कौम को ये कहकर बेचते रहे कि ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ देंगे जब ये इक़्तिदार में आएंगे अफगानिस्तान में। लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो हमें क्या देनी थी, उन्होंने तो हमारे खिलाफ इंडिया से मिलके तो बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश पे वो चल पड़े हैं। और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हुकूमत की रिट कमजोर हुई है, बलूचिस्तान में पहले ही थी, अब खैबर पख्तूनख्वा में भी साथ हो रही है, क्योंकि अलायंस हो चुका है टीटीपी का और बीएलए का और बलूचिस्तान के तमाम दहशतगर्द ग्रुपों का आपस में। तो इस वक्त ये जो जंग है, इसमें यकसुई चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये जंग पहले इन दहशतगर्दों से निपट लें, और फिर उसके बाद जो हमारे घर के आपस के मामलात हैं, हमारे अपने हिस्से की बात है, सिविल मिलिट्री चपकलश की बात है, सिविल मिलिट्री डोमिनेंस की बात है, उस पर बात होगी, जरूर होगी, लेकिन इस जंग के बाद। तो ये एक मैसेज जो दिया जाना था, जिसमें आपको पता मौलाना फजल रहमान साहब के ख्यालात इस हाइब्रिड रजीम के बारे में, इस हाइब्रिड निज़ाम के बारे में बहुत वाज़ेह हैं, और उसमें वो कोई लगी लिपटी नहीं रखते। लेकिन उन्होंने भी बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि ये दहशतगर्द जो हैं ये अब पाकिस्तान के फैब्रिक को तबाह करने पे आ गए, ना सिर्फ सोशल फैब्रिक बल्कि जो रिलीजियस और सेक्टेरियन हार्मनी जितनी भी थी पाकिस्तान में, अब ये उस पर भी हमलावर हो गए हैं। और चुन चुन कर एक ही मसलक के उलमाए कराम को जिस तरह कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, और उससे जो मैसेज दिया जा रहा है कि इस मुल्क में ना रिलीजियस जो मसल की लोग हैं वो महफूज हैं, और ना ही वो लोग जो पाकिस्तान की बात करते हैं वो महफूज हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन हों या बलूचिस्तान के वो सियासतदान हों, उनमें से कोई महफूज नहीं है। तो ये बिल्कुल डिसाइड हो चुका है, फैसला हो चुका है, मिलिट्री एक्शन होना है और बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसकी जो प्लानिंग है वो भी कंप्लीट है, उसको लास्ट टचेस दिए जा रहे हैं, और वो हम सब देखेंगे अभी आने वाले दिनों में, और उसमें कितनी शिद्दत है, कितनी कामयाबी मिलती है पाकिस्तान को। अल्लाह करे, हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को एक ही देखना चाहते हैं। मैं कम से कम अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को अब टूटते हुए नहीं देखना चाहता। 71 में एक दफ़ा ये हो चुका, और उससे उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान कुछ सबक सीखेगा, लेकिन शायद हमने सबक नहीं सीखे। अगर इसमें से हम निकल गए इस बार, तो हमें सबक जरूर सीखना चाहिए। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि फैसला हो चुका है कि मिलिट्री एक्शन होगा और शिद्दत के साथ होगा, और 3 महाजों पे होगा। टीटीपी, बलूचिस्तान के दहशतगर्द जिसमें बीएलए लीड कर रही है, मजीद ब्रिगेड भी है, और भी कुछ हैं, और जो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो दहशतगर्दी हो रही है, इन तीनों के खिलाफ बहुत शदीद जो है वो एक्शन होगा। लेकिन ये सारे जो एक्शन हैं, मिलिट्री एक्शन है, जितना कुछ भी है, ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। ये मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो हमारी हाइब्रिड निज़ाम को चलाने वाले लोग हैं, वो इसको शॉर्ट टर्म समझ रहे हैं या इसको मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भी समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मिलिट्री एक्शन शॉर्ट टर्म है, उसी तरह जिस तरह माजी के मिलिट्री एक्शन बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन होता क्या है, मिलिट्री ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे के लिए दहशतगर्दों की कमर टूट जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कुछ ही अरसे बाद वही दहशतगर्द तंजीमें अपनी उसी टूटी हुई कमर को दुरुस्त करवा के वो फिर दोबारा गली में आ जाते हैं बंदूकें उठा के, और फिर वही काम शुरू हो जाता है। इसमें हमारा अवाम का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उन पॉलिसी साजों का है, कसूर तो उन लोगों का है जो इख्तिदार में हैं। तो वो जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, जिसमें पार्लियामेंट का रोल बहुत अहम है, जिसमें सियासी जमातों का, सियासी लीडरों का रोल बहुत अहम है, चाहे उनका सेकेंडरी रोल हो, चाहे वो हाइब्रिड निज़ाम का एक सेकेंडरी पार्ट हो, लेकिन उनका रोल बहुत अहम है। फिर उसमें पुलिस के निज़ाम का बहुत रोल अहम है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि बलूचिस्तान जो है,
बलूचिस्तान में इस वक्त जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं वो 80 से 90% उन इलाकों में हो रही हैं जहां पे पुलिस का निजाम नहीं है बल्कि लेवीज का निजाम है। ये बड़ी अहम बात है समझने की। और लेवीज का निजाम दोबारा खत्म हो गया था, इसको दोबारा लाया गया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई मरकज में भी और बलूचिस्तान में भी, और उन्होंने दोबारा लेवीज के निजाम को इंट्रोड्यूस करवाया, पुलिस का निजाम खत्म कर दिया। 85% रकबा बलूचिस्तान का वो ए कैटेगरी में नहीं है, वो बी कैटेगरी में है। बी कैटेगरी का मतलब है लेवीज का निजाम है, वो इनफॉर्मल निजाम है वहां पे। और जो एक कैटेगरी का एरिया है वो है जहां पे पुलिस होती है, जहां पे थाना होता है। आप ऐसे फर्क समझ लें जैसे खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान जो है वो ए कैटेगरी का एरिया है, वहां पुलिस का निजाम है, थाने हैं। लेकिन जो कबायली इलाके हैं वहां पे पुलिस और थाने नॉन एग्जिस्टेंट है, वहां भी लेवीज हैं। तो कबायली इलाका जो है बलूचिस्तान में वो तकरीबन 85% है, और उसी में दहशतगर्दी की 90 से 95% वारदातें हो रही हैं। और वजह उसकी ये है कि लेवीज के जो मुलाजमीन हैं वो कितने बीएलए के हैं और कितने लेवीज के मुलाजिम हैं, ये इसका फर्क मालूम करना बड़ा मुश्किल है। और ये मैं एक आपको बहुत सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल की बात कोट कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि लेवीज और बीएलए में फर्क का तयन करना बहुत मुश्किल है। ये नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनकी हमदर्दियां ज़ाहिर अपने कबीले के साथ हैं, अपने सरदार के साथ हैं। और सरदार जो हैं वहाँ वो पब्लिकली स्टैंड नहीं करते उस बयानी के साथ जो रियासत का बयानी है, ज़ाहिर उनको अपनी जान का खतरा है। और बीएलए वहाँ पे बहुत मजबूत है। तो एक तो ये इंतज़ामी मामलात हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि वहाँ ए कैटेगरी के जो एरियाज हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा और दोबारा पुलिस का निज़ाम लाना पड़ेगा। अभी भी बेहतर हालात बलूचिस्तान में वहीं पे हैं जहाँ पे पुलिस का निज़ाम है, और ज़ाहिर है वो बहुत थोड़ा सा इलाका। और फिर जो नेशनल लेवल पे है, अब आज पार्लियामेंट में जो बात हुई, नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई है, तो एक नेशनल एक्शन प्लान है। अब आप देखें ज़रा है क्या क्या और हम कर क्या रहे हैं। दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब नेशनल एक्शन प्लान अलग है, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी अलग है। फिर है नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी, जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है उसको रोकने के लिए एक नेशनल पॉलिसी है, वो तीसरा प्रोग्राम हो गया। चौथा है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेक्टा जिसका नाम है, उसका सरबराही कोई नहीं है। चौथी मैं आपको बताता हूं, नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर। दोबारा सुने नाम देखें आप, नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर, निफ्टैक उसको शायद कहते हैं। और ये एक और है, चार हो गए। फिर इसके बाद नेशनल पुलिस फाउंडेशन है, एफआईए है, पुलिस है, वफाकी पुलिस है। तो ये सारे जो हैं, एफसीबी है इसमें। तो ये सारे जो जितने भी इदारे हैं, स्वाय इसमें निफ्टैक जो नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर है वो आईएसए के अंडर है। लेकिन बाकी सारे इदारे जो हैं वो वजारत दाखिला के अंडर है। और वजारत दाखिला की कारकर्दगी या वज़ीर दाखिला की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। तो अब हुकूमत ने ये डिसाइड करना है, खासतौर पर वफाकी हुकूमत ने और इस हाइब्रिड निज़ाम ने ये फैसला करना है कि इतने सारे जो प्रोग्राम्स हैं इसमें से किस पे आपने अमल करना है। एक पे करना है, ये सब पे करना है। और सब पे अगर करना है तो नेक्टा का तो सरबराही कोई नहीं है, एक्टिंग सरबराह है, नेशनल पुलिस फाउंडेशन का सरबराह कोई नहीं है, एफआईए का सरबराह कोई नहीं है। तो ये जो एडहॉक बेसिस पे सारी चीजें हमने चलाई हुई हैं, इसको हम मरबूत किसी निज़ाम के अंडर लाएं, एक जिसमें एक चेन ऑफ कमांड हो, वो फॉलो करे और वो बताए कि कहाँ से क्या होना है क्या नहीं होना। और जाहिर है वो वजारत दाखिला के अंडर आएगा। और वजारत दाखिला के नातवा कंधों पे जितना बोझ डाल दिया गया है कि पीसीबी भी चलानी है, क्रिकेट बोर्ड भी चलाना है, वजारत दाखिला भी चलानी है, इस वक्त जब 55% पाकिस्तान के हिस्से पे जंग हो रही हो और उस जंग का मकसद ये हो कि इस हिस्से को खुदा न खासा पाकिस्तान से अलग कर दिया जाना है, जब फौज के जवान और पुलिस के जवान और लेविस के जवान और एफसी के और रेंजर्स के जवान अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हो, उस वक्त इस तरह पार्ट टाइम जॉब किसी को देना
मेरा नहीं ख्याल ये इंसाफ है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट होगा उसी इंतजामी मामलात में जिसका मैंने जिक्र किया, जो मिड टर्म है और जिस पे अमल करना बहुत जरूरी है, वरना ये सारा मिलिट्री एक्शन जो है फिर पहले की तरह कुछ अरसे के लिए अमन सुकून आएगा और दहशतगर्द फिर टूटी कमरों के साथ उठ के खड़े हो जाएंगे और ऐसे चलेगा। नेशनल एक्शन प्लान में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मीडिया का इस्तेमाल, और जो पिछला नेशनल एक्शन प्लान नाकाम हुआ उसकी वजह यह थी कि उसमें जो लोग इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे मीडिया के थे, इस्टेब्लिशमेंट ने जिनको पाला था, जिनको प्रोटेक्ट किया, जिनको सपोर्ट किया, जिनको जॉब्स दिलाई, जिनको मीडिया हाउसेस बना के दिए, वो मुसलसल तब भी नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफवर्जी करते रहे और उस वजह से तब का नेशनल एक्शन प्लान कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे, मुजरमाना उनकी जहनियत थी, वो अपना सारा गंदा काम इस माशरे में कर रहे थे, उनको प्रोटेक्शन पीछे से प्रोवाइड की गई थी और वो नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफवर्जी कर रहे थे। इसलिए कोई भी इदारा पाकिस्तान का, PTO हो, पैमरा हो, पुलिस हो, FI हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सबको पता था कि इनके पीछे किसका हाथ है। तो अगर तो नेशनल एक्शन प्लान वैसे ही दोबारा चलाना है, क्योंकि वही वो लोग हैं जिनको उस नेशनल एक्शन प्लान में प्रोटेक्शन दी गई, आज वही इस डिजिटल मीडिया पे दहशतगर्दी करने में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया, उनको प्रोटेक्शन दी गई, अब बुनियाद आदत पड़ गई है और अभी भी उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। अंदर से जो इंफॉर्मेशन निकल रही है, वो कैसे निकल रही है, इतनी फैमिली मेंबर्स, आर्मी चीफ के फैमिली मेंबर्स की जो इन्फॉर्मेशन अंदर से निकल रही है, वो कैसे निकल रही है? वो उन्हीं लोगों के आगे लाए हुए लोग हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं खुद, लेकिन अपने पंटर्स और अपने संपोलिए छोड़ गए हैं निजाम में और इदारों में, जो उनको मसलसल ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो अपना घर पहले ठीक करें, अपनी मंजी के नीचे आप पहले डांग फेरें, और जब तक ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है इदारों में और निजाम में, वो नहीं करेंगे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया सबका, कुछ इदारों की स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, कुछ निजाम की स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, तब तक हम इसके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं उठा सकेंगे इस आने वाले मिलिट्री ऑपरेशन के भी। और सबसे अहम बात जुडिशरी की, अदालतें जो हैं, अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पूरे सूबे में बने हुए हैं, CTD, वहाँ पे जो मुजरमों को पकड़ते हैं वो 90 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन देखते हैं हम अदालतें कुछ ही दिनों बाद जमानत दे देती हैं दहशतगर्दों को। तो ये जो लोअर कोर्ट का सिस्टम है, लोअर जुडिशरी का निज़ाम है और हाई कोर्ट्स का निज़ाम है, इसको किसने दुरुस्त करना है? इसको हुकूमत ने दुरुस्त करना है, इसको जुडिशरी ने दुरुस्त करना है। तो अदलिया भी अपना रोल इसमें प्ले करे, पार्लियामेंट रोल प्ले करे और फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, और बलूचिस्तान के जो B कैटेगरी के एरियाज हैं इनका टारगेट किया जाए कि अगले 6 महीनों में या 1 साल में इसको 50% और फिर 40% और फिर 30% तक कट किया जाएगा और इनको मेन स्ट्रीम किया जाएगा, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए या इस वजह से कि किसी को सियासी फायदा इस तरह के निज़ाम से हो रहा है। वो मुल्क की वहदत और मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो। और जैसा कि आर्मी चीफ ने आज कहा है, उम्मीद है कि ही विल वॉक द टॉक। उन्होंने कहा कोई इदारा, कोई शख्स, कोई जमात, कोई लीडर बड़ा नहीं है कौमी सलामती से। और जो मैंने कल भी बात की है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल 5 मेजर जनरल कोयटा में मौजूद हैं और उनका काम ही सिर्फ ये कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे वो एक्शन लें और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ना सिर्फ अपने आप को, आवाम को, बल्कि अपने आप को भी। वो अपने आप को भी उसमें उनकी कोताही और गफलत साबित हो गई है। तो ये जब आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा नहीं है मुल्क की सलामती से, तो फिर ये करें। और उसमें सियासी जमातों का बहुत अहम रोल है, और सियासी जमातों का रोल इसलिए अहम है जो मैंने अभी जिक्र किया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये जो B एरिया है और जो लेविस का निज़ाम वापस लाया गया, उससे बहुत नुकसान हुआ है। इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। इसमें सियासी जमातों को भी ये चाहिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म कौमी सलामती से ना खेलें, और इसमें तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, ख़ासतौर पर वो जो निज़ाम का हिस्सा हैं हर तरफ। और आखिरी बात जो बहुत अहम है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि इस लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गेन के लिए उसमें इस हाइब्रिड निज़ाम में जो सबसे बड़ी ताकत है वो फौज है, और आर्मी चीफ उसको हेड करते हैं। तो पॉलिटिकल जो इसका कंपोनेंट है वो भी, और मिलिट्री कंपोनेंट है वो भी। करप्शन का जो एलिमेंट है ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, जितनी स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से होती है, उसमें जिसको जो हिस्सा मिलता है, उस हिस्से के मिलने की वजह से ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो पा रही।
और मैं ये समझता हूँ कि ये बात करनी चाहिए कि ये स्मगलिंग पिछले 6-8 महीने से रुक गई थी और उससे हम देख रहे थे कि बेहतरी भी आ रही है, लेकिन अब वो पिछले कुछ अरसे से, कुछ हफ्तों से स्मगलिंग का वो जो निज़ाम टूट गया था, वो चेन जो टूट गई थी, वो दोबारा जुड़ रही है और स्मगलिंग फिर जोरों पे है। उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविलियन इदारों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और अगर ये स्मगलिंग दोबारा शुरू हुई है दोनों बॉर्डर से, तो उसमें सिविलियन और मिलिट्री इदारे दोनों जिम्मेदार हैं, उनके जो करता धरता है वहाँ पे। और देखें आप कि जैसे ही ये स्मगलिंग फिर बढ़ी है, और ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ कि स्मगलिंग दोबारा शुरू हो गई है, जैसी स्मगलिंग शुरू हुई है वैसी दहशतगर्दी की वारदातें भी एकदम बढ़ गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। तो इस पे हाइब्रिड रिजीम के दोनों कंपोनेंट्स को, सियासी जो उसका विंग है, जिसमें बलूचिस्तान असेंबली, बलूचिस्तान की हुकूमत, जिसमें वफाकी हुकूमत और उसके नुमाइंदे शामिल हैं, और जिसमें जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो बॉर्डर कंट्रोल कर रही हैं, इन सब के, जो कोस्टल बॉर्डर को कंट्रोल कर रही है, वो भी, इनकी ये ड्यूटी है कि इस करप्शन को और इस स्मगलिंग को बंद करें। तो ये स्ट्रक्चरल निज़ाम तब फेल होगा, वरना जो स्मगलिंग है, ड्रग स्मगलिंग है या दूसरे सामान की स्मगलिंग है, वो जंग को हमेशा फीड करती है और यही हो रहा है हमारे यहाँ भी। और जो इसके अलावा जितना पैसा खर्च हो रहा है इस जंग पे, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। इसकी फंडिंग पे तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, उस फंडिंग को कट ऑफ करने की ज़रूरत होगी और इसमें जो इंडिया और अफगानिस्तान का एलिमेंट है उसको इंटरनेशनल फोरम पे उठाने की ज़रूरत होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है और कंडेम किया है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे हमले को। ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसको लेके आगे चलना पड़ेगा और यूनाइटेड नेशन की एक आपको अम्ब्रेला लेने की भी जरूरत पड़ेगी इस सारे मिलिट्री ऑपरेशन में। और उन तमाम यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पे ये दहशतगर्द और उनके नुमाइंदे, और गल्फ स्टेट्स में भी, गल्फ स्टेट्स की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जो इन दहशतगर्दों के हेड्स हैं, जो खुद बाहर बैठे हैं अपनी फैमिली समेत, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल बना रहे हैं, यहाँ पे गरीब का बच्चा वो वर्गला के उससे दहशतगर्दी करवा रहे हैं, आप अप्रोच करें उन गवर्नमेंट्स को भी और इफेक्टिवली और अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए उस पर, ताकि उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाए कि हमारे मुल्क में इन दहशतगर्दियों की वजह से क्या हालात हो रहे हैं। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लग ये रहा है कि दहशतगर्दियों की जो नैरेटिव बिल्डिंग और नैरेटिव नरेशन जो है वो बहुत अफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हमारी रियासत का भी जितना नैरेटिव है और जितना भी मीडिया है, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। उस पर बात करने का इस वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ये हैं कि हमें अपनी खामियों पे, कमज़ोरियों पे गौर करना पड़ेगा, एफिशिएंसी पे गौर करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा माजी में हमने जो गलतियाँ की उसको अजाला साफ दिल के साथ, साफ नीयत के साथ, खुले दिमाग के साथ और साफ दिमाग के साथ, अगर हमने अपनी यही पॉलिसी बनाए रखी कि इसको भी नहीं मरने देना और उसको, पहलवान को भी नहीं गिरने देना और दोनों पहलवानों को खड़े रखना है, ताकि हमारा जो कुछ एक ग्रुप का जो अपना मफाद है जो कौमी सलामती से ऊपर है वो हल होता रहे, उसका मतलब पूरा होता रहे, तो फिर हम इसी घन चक्कर में फंसे रहेंगे, इसी विर्लपूल में हम फंसे रहेंगे सारी उम्र, जैसे हम पिछले कई सालों से फंसे हुए हैं। तो अगर नीयत साफ करें सबसे पहले और दिल साफ करें और यकसू होके इस शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हैं उनको अडॉप्ट करें और उनको फॉलो करें, तभी हम इस जंग से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। इजाज़त चाहते हैं आपको, सहरी कल की मुबारक और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़।